हेलो एवरीवन, नमस्कार। इस वीडियो को देखने वाले सभी एस्पिरेंट्स का मैं बीइंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है। टेंटेटिव वैकेंसीज जो हमारे पास है वो 20,000 है अप्रॉक्सीमेटली। सीजीएल 2022 में जो टीयर 2 का एग्ज़ाम पैटर्न है वो कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है। टीयर 1 क्वालिफाइंग कर दिया गया है, डिस्क्रिप्टिव यानी कि टीयर 3 और सीपीटी का खात्मा कर दिया गया है। क्या बैंकिंग पैटर्न इंट्रोड्यूस हो चुका है एसएससी सीजीएल टीयर 2 में? क्या ये स्टार्टिंग है सीईटी एग्ज़ाम पैटर्न की? कंप्लीट नोटिफिकेशन डिटेल और इन सब बातों के बारे में चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ वो आपसे कभी मिस ना हो। मैं प्रतीक सेठी पहले अटैम्प्ट में सीजीएल 2019 में मैं एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ और मेरा ऑल इंडिया रैंक था 1115। तो ये आपके सामने जो नोटिफिकेशन निकली है सीजीएल 2022 के एग्ज़ाम की, वो ये आपके सामने रही 17/9/2022 यानी कि आज का दिन। और आज के दिन हमारी नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है। आप इसको फॉर्म को सीजीएल 2022 के फॉर्म को आप 8 अक्टूबर तक फिल कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आप 1-2 दिन में इसको फॉर्म फिल कर दीजिए और 25 सितंबर तक तो हर हाल में फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि आपको 20 दिन का ही समय मिला इस बार। तो 20 दिन का समय बहुत कम समय, बहुत ज़्यादा रश होने वाला लास्ट के दिनों में साइट पे। तो आप पहले 2-3 दिन 4 दिन में अपना फॉर्म भर लें और बहुत अच्छे से भरें। 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा लगाएं आप फॉर्म भरने में और बहुत अच्छे से आप अपने फॉर्म को फिल करें। यहाँ पे आपको गिवन है क्या कि लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी 8 अक्टूबर, मतलब जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट और टाइम है वो 8 अक्टूबर। आप रात को 11 बजे तक भर सकते हो। ऑफलाइन चलान का आपको टाइम दिया है 8 अक्टूबर रात को 11 बजे। और फिर ऑनलाइन फ़ी पेमेंट आपको बोला है कि आप 9 अक्टूबर रात को 11 बजे, और लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चलान 10 अक्टूबर। और आपको बोला है कि अगर आपको कुछ करेक्शन करना है अपने फॉर्म में तो आप 12 अक्टूबर या 13 अक्टूबर, 12 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक रात को 11 बजे तक आप अपना करेक्शन कर सकते हैं। और जो टीयर 1 का आपको सीबीटी का सीबीई का जो आपको टीयर 1 का शेड्यूल दिया है, टेंटेटिव शेड्यूल, दिसंबर 2022 यानी कि दिसंबर 2022 में आपका टीयर 1 का एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। हद जनवरी तक जा सकता है, पर दिसंबर में ऑलमोस्ट हो जाने के चांसेस पूरे हैं। टीयर 2 की डेट आपको बाद में बताई जाएगी, ठीक है। और ये सब पोस्ट है जिसके लिए सीजीएल एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। ये ग्रुप बी की नॉन मिनिस्ट्रियल गैजेटेड पोस्ट है। AAO असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, और ये कैग के अंडर आती है पोस्ट, ठीक है। और ये लेवल 7 की पोस्ट है आपके सामने, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन CSS, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, AFHQ, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो है अदर मिनिस्ट्रीज़ में, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर है, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर है, AEO है ED में, और सब इंस्पेक्टर CBI में इंस्पेक्टर पोस्ट है। बाकी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और नारकोटिक्स में इंस्पेक्टर की पोस्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में है। और उसके अलावा ये लेवल 6 की पोस्ट है, ये लेवल 5 की पोस्ट है, ऑडिटर है, अकाउंटेंट है, जूनियर अकाउंटेंट है। और ये जो नई पोस्ट अब की बार इंट्रोड्यूस हुई है सीजीएल के एग्ज़ाम में, पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है। तो इसकी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं अब की बार सीजीएल 2022 के एग्ज़ाम में। और इनका साथ साथ आपको यहाँ पे ग्रुप भी दिया है, ग्रुप बी की है, और ये साथ में ग्रुप सी की आपके पास पोस्ट है, ठीक है। और इनके ऑफिसेस भी दिए हैं कि कौन से डिपार्टमेंट के अंदर कौन सी पोस्ट आती है। और यहाँ पे एज लिमिट भी गिवन है आपको, यहाँ पे एज लिमिट भी गिवन है, आप लोग चेक कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे कौन से ग्रुप की है और यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देर आर अप्रॉक्सीमेटली 20,000 वैकेंसीज, मतलब इस बार जो है अप्रॉक्सीमेटली 20,000 वैकेंसीज आपके सामने है, मतलब आपके हाथ में 20,000 वैकेंसीज। इससे अच्छा चांस नहीं हो सकता आपको रोजगार मिलने का या आप रोज़गार प्राप्त कर सको, इससे अच्छा चांस आपके पास नहीं हो सकता। 20,000 वैकेंसीज बहुत बड़ी है अपने आप में। 1,000 वैकेंसीज प्लस माइनस होंगी जब तक ये फुलफिल होंगी। तो 20,000 वैकेंसीज हद मार के आप मान लीजिए कि ये वैकेंसीज जो है 1,000 प्लस माइनस हो सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई चांस नहीं। फिर भी आपके पास अगर माइनस भी हो जाए तब भी 19,000 वैकेंसीज हैं, जो कि बहुत होती हैं। तो आप मान के चलना कि अगर ये ड्यू कोर्स में थोड़ी सी भी कम हुई तो कम से कम आपको 19,000 वैकेंसीज तो आपके हाथ में ही है। तो आप इसको एज सुन एज पॉसिबल फॉर्म को फिल करें और इसकी तैयारी
जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना शुरू कर दें। एज लिमिट जो आपको गिवन है वो आपकी जो एज लिमिट है, आपकी जो एज कंसीडर होगी वो 1 जनवरी 2022 से कंसीडर होगी। आपको यहाँ पे गिवन भी है कि जिन पोस्ट के लिए 18 से 27 साल उम्र होनी चाहिए वो कैंडिडेट जो है वो 2 जनवरी 1995 के बाद पैदा होना चाहिए और 1 जनवरी 2004 से पहले पैदा हुआ होना चाहिए। और जिसकी उम्र 20 से 30 साल हो जिस पोस्ट की, उसकी भी आपको एज गिवन है यहाँ पे। और 18 से 30 साल, 18 से 32 साल जिन पोस्ट की एज लिमिट है उनके लिए भी आपको बोला गया है यहाँ पे कि 18 से 32 साल अगर किसी पोस्ट की एज लिमिट है तो वो बंदा 2 जनवरी 1990 से बाद में पैदा होना चाहिए और 1 जनवरी 2004 से पहले पैदा होना चाहिए। कुछ यहाँ पे आपको बोला है, नोटिफिकेशन में आपको गिवन है कि कैंडिडेट जिसका भी, मतलब जो भी कैंडिडेट है अगर वो कोई कैटेगरी से है, ठीक है, कोई रिजर्वेशन से है, रिजर्वेशन अगर उसके पास है तो उसको 8 अक्टूबर 2022 से पहले पहले अपना रिजर्वेशन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अगर वो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट नहीं बनवाता तो जो भी डिपार्टमेंट में वो जाएगा एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर उसके पास रिजर्वेशन सर्टिफिकेट नहीं है 8 तारीख मतलब 8 अक्टूबर 2022 से पहले का सेंटर का, तो उसका जो फॉर्म है वो मतलब उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा और उसका जो कैंडिडेचर है, मतलब जो भी उसने उस टाइम तक किया होगा, चाहे उसका प्री क्लियर है, मेंस क्लियर है, जो भी क्लियर होगा उसका लास्ट में कैंसिल हो जाएगी सारी चीज़, मतलब उसकी पूरी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। तो सबसे पहले आप लोग अपना जो भी रिजर्वेशन से अपना पहले सर्टिफिकेट बनवा लें और 8-10 यानी कि 8 अक्टूबर से पहले पहले अपना सर्टिफिकेट बनवा लें आप लोग, ठीक है। और ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी 8 अक्टूबर 2022 तक दिख जाएगी। इसका मतलब क्या है कि 8 अक्टूबर 2022 तक अगर अभी कोई फाइनल ईयर में अपने ग्रेजुएशन के और उसकी जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है और उसका रिजल्ट आ जाता है 8 अक्टूबर 2022 तक, चाहे वो प्रोविजनल रिजल्ट आए तो 8 अक्टूबर 2022 वाले दिन या उससे पहले तक अगर उसका रिजल्ट आ जाता है, चाहे वो प्रोविजनल हो, तो वो बंदा फॉर्म भर सकता है। 8 अक्टूबर 2022 के बाद जिसका रिजल्ट आएगा या जिसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी उसको फॉर्म भरने का बिल्कुल भी राइट नहीं है। अगर वो फॉर्म भरता है तो जब ये क्रॉस वेरिफिकेशन होंगी सारी चीज़ों की तो आपका जो कैंडिडेचर है बिल्कुल कैंसिल कर दिया जाएगा। और AA की जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन वो आपको गिवन है, वो क्या गिवन है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से, ठीक है। तो हर पोस्ट के लिए SSC CGL की हर पोस्ट के लिए एक ही जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, मतलब आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या उसके इक्विवेलेंट से या इंस्टीट्यूट से। यहाँ पे डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन भी दी है, तो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन आप लोग एक बार देख लेना। और उसके बाद जब ये प्रोबेशन का आपका पीरियड होता है उसी के दौरान आपको टेस्ट भी देना पड़ता है सबऑर्डिनेट ऑडिट का, अकाउंट सर्विसेज एग्ज़ाम का। तो ये कंफर्मेशन और रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर AA की पोस्ट के लिए। और JSO की अगर आपको पोस्ट चाहिए तो आपके पास या तो बैचलर डिग्री हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और आपके पास 12th में जो है मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें आपके 60% मार्क्स आए हो या उससे ज़्यादा मार्क्स आए हो, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, पर उसमें स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री लेवल पे, ठीक है। और बाकी सब पोस्ट के लिए आप बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी में। और यहाँ पे आपको लास्ट में गिवन है क्या, द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन द फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन कैन ऑल्सो अप्लाई, मतलब जो फाइनल ईयर में है अपने ग्रेजुएशन के वो भी अप्लाई कर सकते हैं, पर कट ऑफ डेट जो है 18 अक्टूबर 2022 उससे पहले पहले आपकी जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। अब फोटोग्राफ की बात करते हैं। देखो फोटोग्राफ वाला कॉलम सुनना बहुत ज़रूरी है, मतलब जो मैं बात बोलने वाला हूँ वो ध्यान से सुन लेना क्योंकि आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा भी फॉर्म CGL 2018 का रिजेक्ट हो गया था फ़ोटो बेसिस पे, हर साल काफ़ी फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, तो आप लोग ये बात ध्यान से सुन लेना, ठीक है। पहली बात तो ब्लर फोटो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना ब्लर फोटो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो आपको बोला है कि जो फॉर्मेट होना चाहिए फ़ोटो का वो JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। साइज़ जो होना चाहिए 20 KB से 50 KB, वैसे तो उठाएगा नहीं वो 50 KB से ज़्यादा या 20 KB से कम, पर आप ध्यान रखना कि आप किसी फ़ोटो स्टूडियो वाले पे चले जाना और उसको बोल देना कि मेरी एक फ़ोटो खींच दो, और उसको फ़ोटो को क्लिक करा के आप 20 KB से 50 KB के बीच में JPEG फॉर्मेट में आप उसको ले लेना। और उसकी डिटेल जब आप चेक करोगे, राइट क्लिक करके जब आप डिटेल्स पे जाओगे तो आपको फॉर्मेट भी दिख जाएगा और KB भी दिख जाएगा कितने KB की आपकी फ़ोटो बना दी फ़ोटो स्टूडियो वाले, ठीक है ना। और फोटोग्राफ जो है वो 3 महीने से पहले नहीं होनी चाहिए, मतलब आज अगर फॉर्म निकला है 17
सितंबर है तो सितंबर से पहले, अगस्त से पहले, जुलाई से पहले, जून, मतलब 17 जून से पहले की कोई फ़ोटो नहीं होनी चाहिए आपके पास। फ़ोटो की जो विड्थ है वो 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फोटो की जो हाइट है वो 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और फोटोग्राफ, ध्यान रखना ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही लाइन है। फोटोग्राफ जो है वो विदाउट कैप, मतलब जब आप फोटो खिंचाओगे तो आपने सिर पे कैप नहीं पहनी होनी चाहिए, आंखों पे चश्मा नहीं पहना होना चाहिए और आपका जो फ्रंट का व्यू है अपने चेहरे का वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। और आपको बोला अगर फोटोग्राफ आपकी अपलोड नहीं होती ढंग से तो आपका कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको स्पेसिमेन भी गिवन है फोटोग्राफ का, जो एक्सेप्टेबल है और जो नॉन एक्सेप्टेबल है। और आपको यहाँ पे बोला है कि लास्ट डेट और टाइम जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो आपको पता है 8 अक्टूबर है रात को 11 बजे तक। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको बोला है कि कैंडिडेट आर एडवाइज इन देयर ओन इंटरेस्ट टू सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन मच बिफोर द क्लोजिंग डेट। यहाँ पे भी देखो सेम बात बोली है कि क्लोजिंग डेट से बहुत पहले आप अपना फॉर्म भर लीजिए ताकि लास्ट टाइम पे जो फेलियर टू लॉगिन हो जाता है या पॉसिबिलिटी ऑफ डिसकनेक्शन है या जो रश हो जाता है, हैवी लोड हो जाता है वेबसाइट पे, उससे बचने के लिए आप पहले ही अपना फॉर्म फिल कर लें, ठीक है। बिफोर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म आप एक बार प्रीव्यू निकालें और उसका प्रिंट ऑप्शन करके आप उसमें चेक करें कि आपने जो सारी डिटेल्स डाली है वो सही है। अगर आपने सारी डिटेल्स डाल ली हैं तो उसको फिर आप क्लिक करके सबमिट कर दीजिए, ठीक है। और देखो ये जो है ये रिक्वायर फ़ोटो है, आपको ये वाली फ़ोटो जो है ये वाली फ़ोटो आपको क्लिक करवानी है अपनी। ना आपकी फ़ोटो ऐसा होनी चाहिए एक्स्ट्रा कलर, ना टू क्लोज होनी चाहिए, ना हैट के साथ होनी चाहिए, ना ब्लर होनी चाहिए, ना इन्वर्टेड होनी, कैसी भी फ़ोटो नहीं चलेगी, सिर्फ ये वाली फ़ोटो चलेगी, ठीक है। अब जो हमारा टीयर 1 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसकी बात करते हैं। टीयर 1 का एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल सेम है जैसे पहले होता आ रहा था। टीयर 1 का एग्ज़ाम पैटर्न वैसा सेम पैटर्न है, ठीक है। तो पर एक चीज़ हुई है यहाँ पे क्या कि टीयर 1 जो है वो आपका क्वालिफाइंग कर दिया, क्योंकि यहाँ पे बोला गया आपको नोटिफिकेशन में कि जो मेरिट लिस्ट है आपकी, जो मेरिट लिस्ट बनेगी या जो रैंक लिस्ट आपकी बनेगी वो टीयर 2 के मार्क्स पे आधारित बनेगी। टीयर 1 के मार्क्स का उसमें कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो टीयर 1 का एग्जामिनेशन है वो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। और देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन मतलब 25 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, और टोटल मार्क्स जो होंगे रीजनिंग के वो 50 मार्क्स होंगे। सिमिलरली जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का तो टोटल मार्क्स 50। सिमिलरली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और सिमिलरली आपका इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन में। तो टोटल जो आपका टीयर 1 का एग्जामिनेशन होगा वो 200 मार्क्स का होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। 1 घंटे में आपको करना होगा और 1 घंटे 20 मिनट में उन स्टूडेंट्स को करना होगा जो कुछ डिसेबिलिटीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने मतलब जिनको कलर ब्लाइंडनेस वगैरह है, जिनको दिक्कत है, ठीक है। और ये जो है ऑब्जेक्टिव टाइप है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आएगा आपके पास। और नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है? अगर एक क्वेश्चन सही होता है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, और अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो इसी 2 नंबर का 1/4 यानी कि आपका 0.5 जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो 0.5 का आपका रिडक्शन हो जाएगा। उसके बाद जो पैटर्न चेंज हुआ है वो टीयर 2 एग्जामिनेशन का चेंज हुआ है, जो आपके सामने मैं लेकर आया, ठीक है। तो टीयर 2 एग्जामिनेशन का पैटर्न कंप्लीटली चेंज हो चुका है। टीयर 2 एग्जामिनेशन को 3 पेपर में डिवाइड किया है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 2 और पेपर 3 मैं आपको आगे दिखाऊंगा। पेपर 1 में आप देख सकते हैं कि पेपर 1 को 2 सेशन में डिवाइड किया गया। पेपर 1 को 2 सेशन में डिवाइड किया गया। सेशन 1 जो है वो 2 घंटे 15 मिनट का है और सेशन 2 जो है वो 15 मिनट का है। सेशन 1 जो है वो 3 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेक्शन 1 में 2 मॉड्यूल है, मैथमेटिकल एबिलिटीज़ और रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस। आपको पता है कि टीयर 2 में अभी तक क्या आता था? आपको पता है टीयर 2 में अभी तक मैथ्स आता था और इंग्लिश आता था, पर अब जो है आपका टीयर 2 का पैटर्न चेंज हो चुका है। टीयर 2 में जो सेशन 1 में आपका सेक्शन 1 में उसमें आपका जो मैथमेटिकल एबिलिटीज़ के साथ आपका रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस का आपका मिक्स कर दिया गया है। मतलब सेक्शन 1 जो है उसमें आपकी मैथ्स भी आएगा, उसमें आपका रीजनिंग भी आएगा। मैथ्स में आपसे पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चंस, जो कि अब तक 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे आपसे मैथ्स के। 30 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, टोटल मिला के 60 क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का है, तो 60 क्वेश्चन जो है वो आपके 180 मार्क्स के हो जाएंगे। तो मैक्सिमम मार्क्स यानी कि टोटल मार्क्स जो है सेक्शन 1 का वो कितना हो जाएगा? 180 मार्क्स। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेक्शन 1 के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा और सेक्शन 2 के लिए भी आपको 1 घंटा मिलेगा, 1 आवर फॉर ईच सेक्शन। और क्वेश्चन अगर आपका सही होता है, मतलब करेक्ट क्वेश्चन होगा,
तो आपको जो मार्क्स मिलने हैं वो 3 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपका रॉन्ग हो जाता है क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन अगर आपका गलत हो जाता है, तो 3 का 1/3, वैसे आपको पता है कि 1/4 अभी तक कटता आ रहा था, पर अब जो है इसका 1/3 यानी कि 3 का 1/3 यानी कि 1 मार्क जो है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1 नंबर की है, और अगर आपका करेक्ट हो जाता है क्वेश्चन तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे। और आप देख सकते हो कि सेक्शन 2 में क्या है, इंग्लिश के साथ आपको जनरल अवेयरनेस दे दी। इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे 45, जनरल अवेयरनेस के कितने आएंगे 25, टोटल मिला के 70। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 70 क्वेश्चन कितने के हो गए 210 नंबर के, और नेगेटिव मार्किंग कितने की होगी 1 नंबर की। और यहाँ पे आपने देखा कि कंप्यूटर नॉलेज जो मॉड्यूल है उसमें आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये वाला जो मॉड्यूल है, मतलब ये वाला जो सेक्शन है, ये भी क्वालिफाइंग है, ठीक है ना। ये वाला जो सेक्शन है ये भी क्वालिफाइंग है आपका, और ये वाला जो सेक्शन है सेक्शन 3 ये भी आपका क्वालिफाइंग है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 20 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के हो गए। और ये जो है आपका 15 मिनट का मॉड्यूल है, मतलब 1 घंटे का सेक्शन 1, 1 घंटे का सेक्शन 2, और 1 घंटे का आपका सेक्शन 1 घंटे का सेक्शन 1, 1 घंटे का सेक्शन 2, और 15 मिनट का आपका सेक्शन 3 है जिसमें मॉड्यूल 1 और सेक्शन 3 का मॉड्यूल 2 वो भी आपका 15 मिनट का होगा। उसी दिन आपका पेपर कंडक्ट कर लेंगे। और आपको यहाँ पे बोला गया है कि 20 मिनट उन स्टूडेंट्स के लिए जो कलर ब्लाइंडनेस के यहाँ और अन्य जिनको दिक्कत होती है उनके लिए पैरा भी आपको गिवन है। नोटिफिकेशन में आप चेक कर सकते हैं कि 7.1 और 7.2 में जो लोग हैं, मतलब अंतर्गत जो लोग आते हैं, तो उनके लिए जो है आपको 15 मिनट की जगह दोनों मॉड्यूल में सेक्शन 3 के 20-20 मिनट आपको गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि पेपर 2 और पेपर 3 में कोई चेंज नहीं है। पेपर 2 जो है स्टैटिस्टिक्स का पेपर है, जेएसओ की पोस्ट के लिए ये होता है, और पेपर 3 जो है वो जनरल स्टडीज़ जिसमें फाइनेंस और इकोनॉमिक्स है, ये AAO की पोस्ट जो कैग के अंदर होती है उसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर आती है जेएसओ की पोस्ट, ठीक है। तो वही है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 200 मतलब 100 क्वेश्चन आएंगे दोनों पेपर में, स्टैटिस्टिक्स के पेपर में भी और जनरल स्टडीज फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के पेपर में। मतलब पेपर 2 और पेपर 3 में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 100 आएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा आपका, तो टोटल मार्क्स जो आपके हो जाएंगे वो 200 हो जाएंगे दोनों पेपर के। और 2 घंटे मिलेंगे आपको ईच पेपर के लिए, मतलब दोनों पेपर के लिए आपको 2-2 घंटे मिलेंगे। और जो कलर ब्लाइंड या अन्य किसी बीमारी से जूझ रहा है, कोई तकलीफ से जूझ रहा है, तो उसको 2 घंटे 40 मिनट मिलेंगे पेपर को कंप्लीट करने के, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया मोड ऑफ सिलेक्शन। मोड ऑफ सिलेक्शन का क्या मतलब हुआ कि टीयर 1, सबसे पहले तो टीयर 1 कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो टीयर 1 में सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि टीयर 1 में जो आपका मोड ऑफ सिलेक्शन है वो आपको बोला गया है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, मतलब मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं टीयर 1 के और सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के और मॉड्यूल 1 के ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1, और यहाँ पे पेपर 2 और पेपर 3 भी आपको गिवन है, टीयर 2 एग्जाम ऑफ टीयर 2, ठीक है। मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो टीयर 1 का एग्ज़ाम है, यानी कि ये वाला एग्ज़ाम, इसमें प्लस ये जो सेक्शन 1 है आपका, ये जो सेक्शन 2 है और ये जो सेक्शन 3 है आपका, ठीक है। सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1 ऑफ पेपर 1 ऑफ टीयर 2 और पेपर 2 और पेपर 3 में भी, पेपर 2 और पेपर 3 में भी जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपके कितने हैं, यूआर के, जो अनरिजर्व कैटेगरी है यानी कि जनरल कैटेगरी भी बोल सकते हैं, उनके मार्क्स कितने हैं 30%। यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपका सेक्शन 2 कितने मार्क्स का है अपना 210 मार्क्स का, 210 मार्क्स का आपका सेक्शन 2 है, इसका जो 30% है वो कितना हो जाएगा, आपने देखा 210 मार्क्स का सेक्शन 2 है, तो इसका जो 30% है वो आपका कितना हो जाएगा 63 मार्क्स। तो 63 मार्क्स तो आपको सेक्शन 2 में लाने पड़ेंगे। सिमिलरली सेक्शन 1 में आपको कितने लाने पड़ेंगे, 180 का 30% यानी कि 54 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 के मार्क्स कितने हैं 60 का 30% कितना हो जाएगा 18 मार्क्स आपको कंप्यूटर नॉलेज में आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। और इसमें जो टोटल मार्क्स है वो 200 हो जाएंगे, 200 का 30% आपके पास कितना हो जाएगा 60, मतलब आपको मिनिमम 60 मार्क्स, कट ऑफ चाहे जो भी जाए पर आपको मिनिमम 60 नंबर जो है वो आपको टीयर 1 में लाने पड़ेंगे। सेक्शन 1 ऑफ टीयर 2 ऑफ पेपर 1, सेक्शन 1 ऑफ पेपर 1 ऑफ टीयर 2 आपको 54 मार्क्स लाने पड़ेंगे, सेक्शन 2 में आपको 63 लाने पड़ेंगे, सेक्शन 3 में आपको 18 मार्क्स लाने पड़ेंगे। और सिमिलरली आपको जो है यहाँ पे पेपर 2 और पेपर 3 में इनके भी टोटल मार्क्स कितने हैं 200, इनका 30% कितना हो जाएगा आपके पास
अभी मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, तो इसका 30% कितना हो जाएगा 60, मतलब पेपर 2 और पेपर 3 में भी आपको 60 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ऐसा पहले नहीं होता था, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पहले नहीं होते थे, ये आपकी बार इंट्रोड्यूस किया गया है आपके सामने। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो परसेंटेज है वो 25% है, और ऑल अदर कैटेगरीज के जो परसेंटेज है आपके पास वो कितना है 20% है। आपको यहाँ पे गिवन है कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर, मतलब ये जो DEST का आपका एग्जाम है, ठीक है, ये जो आपका DEST का एग्ज़ाम है, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, यहाँ पे जो आपको गिवन है ये DEST का जो एग्ज़ाम है, इसमें जो आपका मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर, मतलब सबसे ज़्यादा जो आप एरर कर सकते हो, जनरल कैटेगरी का बच्चा कितना कर सकता है 20%, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 25%, ऑल अदर कैटेगरीज कितना कर सकते हैं 30% जो एरर कर सकते हैं। मतलब अगर आपको बोला गया कि 2000 की डिप्रेशंस आपको करने हैं, आपको पता है कि DEST में 2000 की डिप्रेशंस आपको करने पड़ेंगे, यहाँ पे आपको गिवन होगा कहीं, वेट अ सेकेंड, ये देखो 2000 की डिप्रेशंस, तो 2000 की डिप्रेशन में से अगर मैं 20% देखूँ तो कितने हो गए 400, मतलब 400 मिस्टेक्स आप कर सकते हो। वो हाफ मिस्टेक फुल मिस्टेक होता है, वो मैं कभी बाद में बता दूंगा आपको कैसे होगा वो। तो आप 400 मिस्टेक्स कर सकते हो, ये आपका मिनिमम जो है, मतलब ये मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर है। अगर आप इससे ज़्यादा करते हो तो आप जो है DEST डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट में डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। उसके बाद आपको गिवन है कि बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन Tier 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड, ठीक है, टू अपीयर इन Tier 2। मतलब जो Tier 1 में आपके मार्क्स आएंगे, अगर आपके कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो आप Tier 2 में बैठ सकते हो, ठीक है। और पेपर 2 सेपरेट कट ऑफ, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका मतलब विल बी फिक्स्ड फॉर पेपर 2। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि Tier 1 के जो मार्क्स होंगे उसके बेस पे आप Tier 2 में बैठ सकते हो, पर जो पेपर 2 और पेपर 3 होगा आपका Tier 2 का, यानी कि जो स्टैटिस्टिक्स का और जो जनरल स्टडी फाइनेंस इकोनॉमिक्स का पेपर होगा आपका JSO पोस्ट के लिए, WO पोस्ट के लिए, उनके लिए जो कट ऑफ है वो सेपरेट निकाली जाएगी। सेपरेट कट ऑफ विल बी फिक्स्ड, मतलब सेपरेट कट ऑफ आपकी निकाली जाएगी। और फॉर पेपर 1 ऑफ Tier 2, मतलब इन सब के लिए जो है आपकी कट ऑफ जो है बिल्कुल सेपरेट निकाली जाएगी, चाहे वो पेपर 1 हो, चाहे पेपर 2 हो, चाहे पेपर 3 हो, Tier 2 का, ठीक है। तो सबके लिए जो कट ऑफ है वो अलग अलग निकाली जाएगी। उसके बाद आपको बोला है कि Tier 2 एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर द कैंडिडेट क्वालिफाइड इन Tier 1। इन Tier 2 ऑल द कैंडिडेट विल रिक्वायर्ड टू अपीयर इन ऑल द 3 सेक्शन ऑफ पेपर 1, ठीक है। तो ये नेसेसरी है कि आपको पेपर 1, मतलब Tier 2 का जो पेपर 1 है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है, तो हर कैंडिडेट को Tier 1 के बाद अगर वो Tier 2 में अपीयर होता है तो वो पेपर 1 यानी कि पूरा सेशन 1 और सेशन 2 दोनों उसको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। और जिसने WO बनना है तो वो पेपर 3 भी अटेम्प्ट करे, और जिसने JSO की पोस्ट के लिए जाना है वो पेपर 2 भी अपना अटेम्प्ट करे, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे मेन चीज़ जो आपको बोली गई है यहाँ पे क्या, कि आपको ध्यान रखना है कि फिजिकल, मतलब आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हो, ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखना कि आपका जो DV होगा वो आपका डिपार्टमेंट करवाएगा। आगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आप ये लाइन पढ़ लो क्या, कि मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन Tier 2 एग्जामिनेशन ओनली। मतलब जो मेरिट लिस्ट यानी कि जो रैंक लिस्ट आपकी डिसाइड होगी वो किसके मार्क्स पे डिसाइड होगी, Tier 2 एग्जामिनेशन के मार्क्स पे। मतलब जैसे जैसे आपके Tier 2 के एग्जामिनेशन के मार्क्स होंगे वैसे वैसे आपकी रैंक बनती चले जाएगी। मतलब इसमें Tier 1 के मार्क्स का कोई रोल नहीं है, ठीक है। और आपका आगे जो भी इस मतलब Tier 1 के मार्क्स का कोई रोल नहीं है। Tier 3 तो बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दिया आपका। DEST जो है वो क्वालिफाइंग होता है। तो इसमें जो है सिर्फ आपका Tier 2 के मार्क्स, यानी कि जो अगर JSO या WO की पोस्ट से अलग कोई देख रहा है तो उसके लिए जो मार्क्स हैं वो सिर्फ इन चीज़ों के काउंट होंगे, और जो JSO की पोस्ट के लिए देख रहा है वो इसके मार्क्स काउंट होंगे, साथ में ये वाले मार्क्स काउंट होंगे, ठीक है। और WO की पोस्ट के लिए इसके भी मार्क्स काउंट होंगे, साथ में इसके मार्क्स काउंट होंगे, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट जो डिसाइड होगी वो Tier 2 एग्जामिनेशन की परफॉर्मेंस पे डिसाइड होगी, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे लिखा है कि मेरिट लिस्ट जो JSO के लिए डिसाइड होगी वो Tier 2 के तो मार्क्स होंगे, साथ में पेपर 1 के मार्क्स भी होंगे, ठीक है। पेपर 1 के भी आपके, सॉरी पेपर 2 के भी मार्क्स होंगे, और WO के लिए पेपर 3 के मार्क्स आपके होने बड़े ज़रूरी है, ठीक है ना। तो उसके बाद आपको बोला है कि मेरिट लिस्ट फॉर द, मतलब एक चीज़ और है यहाँ पे क्या, कि जैसे आप कंप्यूटर वाला एग्ज़ाम दोगे,
ठीक है ना। जैसे जैसे आप कंप्यूटर वाला एग्ज़ाम दोगे तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जिन भी मिनिस्ट्रीज़ के लिए रिक्वायर होगा, और उन मिनिस्ट्रीज़ का मतलब उन मिनिस्ट्रीज़ कह लो या डिपार्टमेंट कह लो, वो डिपार्टमेंट स्पेसिफिकली यानी कि अलग अलग अपने स्टैंडर्ड्स तय करेंगे कि किन स्टैंडर्ड्स पे। देखो यहाँ पे हायर स्टैंडर्ड्स लिखा है, मतलब उनकी जो डिपार्टमेंट की कट ऑफ हो सकती है सीपीटी एग्जाम के लिए वो डिफरेंट हो सकती है। सिमिलरली डीईएसटी एग्जाम के लिए भी जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है जिन पे मेनली फोकस है, मतलब मेनली फोकस नहीं कह सकते, जिन पे डीईएसटी की जॉब निर्धारित है, मतलब जो जॉब जो है वो आपकी डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट जिस जॉब के लिए आवश्यक है, उस जॉब के लिए जो डिपार्टमेंट मतलब उस पोस्ट के लिए जो डिपार्टमेंट आपके निर्धारित स्टैंडर्ड्स तय करेगा, जो कि हायर स्टैंडर्ड्स होंगे, मतलब ज़्यादा उसकी कट ऑफ जा सकती है, वो डिपार्टमेंट आपका तय करेगा, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि यहाँ पे बोला है आपको कि जब आप किसी डिपार्टमेंट में जाते हो, उनका फिजिकल और जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड का टेस्ट होगा, अगर उसमें आप फेल हो जाते हो, मतलब आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हो कि फिजिकल और मेडिकल जो टेस्ट होते हैं वो क्या क्या चीज़ें उसमें रिक्वायर है, मतलब क्या क्या डायमेंशंस आपकी होनी चाहिए। अगर आप उस चीज़ में फेल हो जाते हो, फिर कैंडिडेट फेल्स इन such test, his candidature will not be subsequently considered for any other post or department। मतलब अगर वो फिजिकल और मेडिकल टेस्ट में फेल हो जाता है तो उसको किसी और पोस्ट या किसी और डिपार्टमेंट के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट आर देयरफॉर रिक्वायर्ड टू केयरफुली गो थ्रू दीज रिक्वायरमेंट्स एंड गिव देयर कंसीडर्ड प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट। मतलब इसी हिसाब से, मतलब आप एक बार फिजिकल और मेडिकल्स के डायमेंशंस पढ़ लें, उसके बाद आप किसी डिपार्टमेंट की पोस्ट को फिल करें। इतनी बात आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन में गिवन है, ठीक है। उसके बाद आपको बोला कि टीयर 2 में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 जो है वो सेपरेट शिफ्ट में या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि सेपरेट डेज में भी कंडक्ट हो सकता है आपका, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे लिखा है पेपर 1 जो है कंपलसरी है सबके लिए, और पेपर 2 जो जेएसओ की पोस्ट के लिए जाना चाहता है पेपर 2 भी दे, और पेपर 3 वो स्टूडेंट दे जो AA की पोस्ट के लिए जाना चाहते हैं या AA की पोस्ट पर जाना चाहते हैं। पेपर 1 विल इंक्लूड फॉलोइंग 3 सेक्शंस। तो आपने देखा कि पेपर 1 जो है सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 हम पहले देख चुके हैं ये चीज़, ठीक है। और पेपर 1 विल बी कंडक्टेड इन सेशन 1 और सेशन 2 ऑन द सेम डे। तो आपको यहाँ पे दिया है क्या कि पेपर 1 जो है, यानी कि ये वाला जो पेपर 1 है आपका, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 जो है सेम डे आपका कंडक्ट होगा। सेशन 1 विल इंक्लूड कंडक्टेड ऑफ सेक्शन 1 और सेक्शन 2 मॉड्यूल एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3, सेशन 1 एंड सेशन 2, ओके। अच्छा, सेम डे ही होगा आपका पेपर, जो दोनों सेशन है, यानी कि ये वाले दोनों जो सेशन है आपके, ठीक है। तो ये वाले जो दोनों सेशन है आपके, ये सेम डे आपके कंडक्ट होंगे। और सेशन 1 में है सेक्शन 1, सेक्शन 2 और मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3, और सेक्शन 2 में है जो आपका मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3, वो एक बार आप चेक कर लेना। ड्यूरेशन आपको गिवन है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन ऑफ पेपर 1। सभी सेक्शंस को क्वालिफाई करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप सभी सेक्शंस में से किसी एक सेक्शन में भी क्वालिफाई नहीं करते तो आप पोस्ट के लिए बिल्कुल, यानी कि सिलेक्शन के लिए बिल्कुल आपका रोल ख़त्म हो जाएगा। टीयर 2 में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव। मतलब ये जो है पेपर 1, मतलब मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये पेपर 2 है और पेपर 3 है और पेपर 1, ये तीनों पेपर जो है आपके ऑब्जेक्टिव पेपर रहने वाले हैं। यानी कि इसमें जो है आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, उसी को आपको फिल करना है। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज आपके पास रहेगी। और यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको गिवन है क्या, कि मॉड्यूल 1 जो है सेक्शन 3 का, यानी कि जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है वो मैंडेटरी है पर क्वालिफाइंग इन नेचर। पर जब एक कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के आधार पे, तो जो मिनिस्ट्री है या जो डिपार्टमेंट है, देखो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, तो यहाँ पे हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड विल बी सेट इन कंपैरिजन टू अदर पोस्ट। मतलब और पोस्टों के हिसाब से जो इन डिपार्टमेंट्स के अंदर जो आपकी पोस्ट होगी उसके हिसाब से जो है, मतलब और अन्य पोस्टों के हिसाब से जो है आपका सीपीटी, यानी कि सीपीटी नहीं, कंप्यूटर की जो आपकी नॉलेज का टेस्ट जो है वो पहले तो क्वालिफाइंग है। मतलब जो आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा वो पहले तो क्वालिफाइंग होगा और मैंडेटरी भी आप सबके लिए। पर इन डिपार्टमेंट्स में, जो ये डिपार्टमेंट्स आपको मेंशन है, इन डिपार्टमेंट्स में जब आपको आंकेंगे कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट के हिसाब से, तो ये जो है अपना कट ऑफ या अपना जो है क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड जो है वो हाई भी रख सकते हैं।
और अन्य पोस्ट के हिसाब से। सिमिलरली DEST में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि DEST में भी जो है वो कट ऑफ जो है ज़्यादा रह सकती है पर्टिकुलर अलग अलग डिपार्टमेंट में, जिन पे जो पोस्टें जो है वो DEST यानी डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट जिनके लिए अनिवार्य होता है, तो उन पोस्टों पे जो है हायर स्टैंडर्ड्स भी वहाँ पे चेक किया जा सकता है आपका, मतलब हायर कट ऑफ भी चेक की जा सकती है आपकी। जैसे 20% आपकी क्वालिफाइंग है, ठीक है, DEST की मिस्टेक्स, मैक्सिमम मिस्टेक जो है आप कर सकते हो 20%, पर किसी डिपार्टमेंट में ऐसे भी हो सकता है कि आपकी 5% मिस्टेक ही आप कर सकते हो, उससे ज़्यादा मिस्टेक आप नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ पे आपको गिवन है कि DEST डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट जो है वो आपका 2000 की डिप्रेशंस आपको 15 मिनट में करने होंगे, यहाँ पे लिखा है आपका, और 15 मिनट आपको उसके लिए मिलेंगे, सेम डे होगा आपका, ठीक है। और DEST विल बी मैंडेटरी, मतलब सभी पोस्ट के लिए मैंडेटरी है पर क्वालिफाइंग इन नेचर है। वाइल shortlisting the candidate for the post where either computer proficiency is prescribed or where the prescribed, देखो यहाँ पे भी सेम बात गिवन है कि जहाँ पे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जो है वो ज़रूरी है, जहाँ DEST ज़रूरी है, वहाँ पे हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स जो है विल बी सेट, वो सेट किए जा सकते हैं या किए जाएंगे। हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स मतलब ज़्यादा कट ऑफ सेट की जा सकती है अदर पोस्ट के हिसाब से। और DEST विल बी कंडक्टेड इन द मैनर डिसाइडेड बाय द कमीशन फॉर द पर्पस, तो जिस हिसाब से कमीशन जाएगा उस हिसाब से आपका DEST कंडक्ट कर लिया जाएगा। तो ये आपका सिलेबस है, Tier 1 का सिलेबस है। देखो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, यहाँ पे नई चीज़ें जो देखने को मिली हैं वो क्रिटिकल थिंकिंग है, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस के नए टॉपिक है जो देखने को मिले हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कहीं कहीं कि यहाँ पे जो है आपका कहीं कहीं जो है वो बैंकिंग के आधार पर रीजनिंग आपसे ना पूछी जाए, ठीक है। प्री में तो ऐसा होगा नहीं, मुश्किल है प्री में ऐसा हो, पर मेंस में चांसेस है कि आपका बैंकिंग में जैसी रीजनिंग आपसे पूछी जाती है जो कि बहुत टफ भी होती है SSC के पेपर के हिसाब से, तो क्या पता Tier 2 में ऐसा ना हो कि आपकी रीजनिंग जो है वो बैंकिंग के लेवल की पूछ ली जाए। तो नए टॉपिक भी जुड़े हैं यहाँ पे साथ में, तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे सिमेंटिक एनालॉजी भी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि नए टॉपिक भी जुड़े हैं, तो उसके आधार पे ऐसा कहा जा सकता है कि अगर Tier 1 में तो नहीं होगा, Tier 1 में जैसे आपसे रीजनिंग पूछी जाती है वैसी पूछी जाएगी, पर Tier 2 में ऐसा हो सकता है कि आपकी जो है रीजनिंग वो बैंकिंग के लेवल की पूछ ली जाए। देखो जनरल अवेयरनेस जो है वो आपकी सेम है कि आपको ये करने हैं, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, और जैसे कि आप स्टैटिक GK वगैरह पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स जो कि मेन पार्ट है आपको करना है, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में देखो सेम ही टॉपिक है, ठीक है। प्री में तो सेम टॉपिक है, पर मेंस में यानी कि Tier 2 में जो है वो टॉपिक एक ऐड हो रहा है आपका, जो कि प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है, अभी आगे आप देखने मिलेगा। और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन का जो टॉपिक है वो ये आपके सामने रहा, मतलब जो सिलेबस है वो आपके सामने रहा। और ये जो है आपका Tier 2 का टॉपिक, Tier 2 के टॉपिक है मैथमेटिक्स के नंबर सिस्टम, फंडामेंटल ऑपरेशन जो है ये मतलब आपका अरिथमेटिक मैथ्स हो गया, ठीक है, और अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो कि पहले भी आता था, मतलब बार ग्राफ जो आते थे आपके पास, और पाई चार्ट, DI के जो क्वेश्चन आते थे। और उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स में जो आपका मीन, मीडियन, मोड के, स्टैंडर्ड डेविएशन और कैलकुलेशन ऑफ सिंपल प्रोबेबिलिटीज़ के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। और टेबल, बारग्राम, बाई चार्ट, पॉलीगन वगैरह ये तो आता ही रहता है हमारे पास पहले भी, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि सोशल इंटेलिजेंस वगैरह आपको गिवन है, इमोशनल इंटेलिजेंस भी है यहाँ पे, सिमेंटिक सीरीज़ भी है, क्रिटिकल थिंकिंग भी है रीजनिंग के सिलेबस में। इंग्लिश का सिलेबस ये रहा आपके सामने, और ये जो है आपका जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, सेम है जैसे Tier 1 का था वैसे ही Tier 2 का। और ये जो है आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का, मतलब कंप्यूटर की जो नॉलेज आपका टेस्ट होगा उसका जो सिलेबस है वो ये रहा आपके सामने, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि सबसे मेन पॉइंट क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपकी बार होने वाला है ना, वो रिस्पेक्टिव आपका ऑर्गेनाइजेशन या रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में होगा। मतलब आप जो भी डिपार्टमेंट चूज़ करेंगे, देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, आपका Tier 2 का रिजल्ट आएगा, Tier 2 के रिजल्ट के हिसाब से आपका रैंक डिसाइड होगा। फिर उसके बाद जो है आपको कमीशन बोलेगा कि कमीशन की वेबसाइट यानी कि SSC की वेबसाइट पे जाके आपको अपना पोस्ट प्रेफरेंस फिल करना होगा। पोस्ट प्रेफरेंस जो बंदा नहीं फिल करेगा, देखो यहाँ पे लिखा है, कैंडिडेट हु डू नॉट सबमिट देयर पोस्ट प्रेफरेंस ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, मतलब गिवन यानी कि निर्धारित समय में जो अपना पोस्ट प्रेफरेंस नहीं सबमिट करेगा, विल नॉट बी कंसिडर फॉर एनी पोस्ट इन द फाइनल रिजल्ट, मतलब उसको कोई भी पोस्ट नहीं दी जाएगी, किसी भी पोस्ट के लिए उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। सच कैंडिडेट शैल नॉट बी प्रोवाइडेड विद अनदर अपॉर्चुनिटी, उसको कोई और चांस भी नहीं दिया जाएगा कि वो दोबारा अपने प्रेफरेंस भर सके पोस्ट की, और वो रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ के लिए खुद ही,
ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन, मतलब आप टेलीग्राम चैनल भी मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पे मैं आपको टाइम टू टाइम चीज़ें बताता रहूँगा कि कैसे क्या कब आपको कहाँ पे फिल करना है। तो पोस्ट प्रेफरेंस आपको टाइम पे फिल करनी है, एसएससी की वेबसाइट पे फिल होगी, और अगर आप वो नहीं करते हो तो आप जो है रेस से बाहर हो जाओगे बिल्कुल। जो भी आपकी करी कराई मेहनत है वो सारी मेहनत खराब चली जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि डीवी जो होगा वो आपका रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन या रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट या रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज में होगा। मतलब जो डिपार्टमेंट, जो मिनिस्ट्री, जिस पोस्ट के लिए आप सेलेक्ट हुए हो, वो डिपार्टमेंट जो आपका डीवी करेगा। पहले ऐसा होता था क्या कि पहले जो है आपका डीवी जो है वो एसएससी भी करवाता था, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले एसएससी में भी होता था, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भी होता था। उसके अलावा आप जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हो वहाँ भी आपका डीवी होता था। तो यहाँ पे आपको लिखा भी है कि एक्सपीडाइट, मतलब जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो जल्दी जल्दी खत्म करने के लिए हमने ऐसा किया है कि मिशन मोड को लागू किया है, जिसकी वजह से जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देखा जा सकता है कि अब की बार जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ना, वो बहुत फास्ट प्रोसेस है। आप मान के चलना कि 6-7 महीने, 8 महीने या फिर मैक्सिमम 10 महीने तक आपका जो CGL 2022 का जो कंप्लीट हो जाएगा ज्वाइनिंग का प्रोसेस, ठीक है। मतलब कंप्लीट हो जाएगा आपका CGL 2022 का प्रोसेस 10 महीने के अंदर अंदर, मेरा मानना ऐसा है। क्योंकि आप देखो कि 20 दिन के अंदर तो आपका फॉर्म ही फिल करा दिया, उसके बाद आपको Tier 1 देना है, Tier 2 देना है, Tier 2 वाले दिन ही आपका DEST हो जाएगा, और फिर आपको Tier 3 नहीं देना, CPT आपका होना नहीं, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेज देंगे। तो ज़्यादा कुछ काम है भी नहीं अब की बार, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रेफरेंस फॉर वेरियस पोस्ट एंड डिपार्टमेंट विल बी टेकन फ्रॉम द कैंडिडेट थ्रू ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म, ठीक है। तो मतलब जो एसएससी की वेबसाइट पे आपको ऑनलाइन ही पूछा जाएगा कि आप अपना पोस्ट बता दो कि आपको पोस्ट कौन सी चाहिए। जो पोस्ट प्रेफरेंस आपसे पूछेंगे, डिपार्टमेंट आपसे पूछेंगे, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का कि केयरफुल रहना है इस चीज़ में, और जो भी आप फिल कर दोगे एक बार वही फाइनल आपका माना जाएगा। उसके बाद कुछ भी आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको टाइम से पोस्ट प्रेफरेंस भी फिल करनी है, चीज़ ध्यान रखना। और फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड का मैंने आपको बता दिया कि जब भी आप किसी पोस्ट के लिए जाएं तो पहले उसका फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड देख लें। अगर आप उसके लिए एप्लीकेबल है, मतलब आप वो चीज़ कर सकते हैं, ठीक है, उस चीज़ पे खरा उतर सकते हैं, तभी आप उस पोस्ट को भरें, अन्यथा आपका पूरा साल खराब चला जाएगा, आपको कोई और पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा, ठीक है। और अब आप देख सकते हैं कि मैं क्यों बोल रहा था कि बैंकिंग पैटर्न जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुका है CGL Tier 2 के एग्ज़ाम में, और क्या ये CET की स्टार्टिंग है उस बारे में मैं बात करना चाहूँगा, देखो आपके साथ थोड़ी सी, ठीक है। आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं क्या कि पहली बात तो जो है वो आपको रीजनिंग अब लाइटली नहीं लेनी, ठीक है। रीजनिंग जो है अगर आपके पास Tier 2 में आई है और 2-4 टॉपिक्स अगर आपके ऐड हो रहे हैं तो आप मान के चलना कि बैंकिंग के पैटर्न पे ही आपसे पूछा गया है। और उसके अलावा अगर आप बैंकिंग का पैटर्न देखें भी तो बैंकिंग के पैटर्न में क्या क्या आता है। Tier 2 में जो बैंकिंग के पैटर्न में आपसे पूछा जाता है वो रीजनिंग पूछा जाता है, जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, इंग्लिश आता है आपके पास, और आपके पास डीए यानी कि डाटा एनालिसिस और डाटा इंटरप्रिटेशन, डीआई आता है और डीए आता है, मतलब ये मैथ्स का पार्ट है पूरा, ठीक है। तो रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 45 क्वेश्चन आते हैं, जीएस के 40 क्वेश्चन आते हैं, जीए के 40 क्वेश्चन आते हैं, सॉरी, इंग्लिश के 35 क्वेश्चन आते हैं, और डीए और डीआई यानी कि मैथ्स के जो है 35 क्वेश्चन आते हैं। और ये जो टोटल मार्क्स इसके होते हैं रीजनिंग के, वो कितने होते हैं, 60 होते हैं, और जीए के होते हैं 40, इंग्लिश के भी 40 होते हैं, और डीए और डीआई यानी कि मैथ्स के जो है टोटल मार्क्स 60 होते हैं। इसके लिए 45 मिनट्स मिलते हैं, इसके लिए 40 मिनट्स मिलते हैं, इसके लिए 35 मिनट्स मिलते हैं, इसके लिए 60 मिनट्स मिलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो है वो Tier 2 आपका बैंकिंग के आधार से डिसाइड किया गया, मतलब बैंकिंग के आधार पर डिसाइड किया गया आपका Tier 2। इसका रीज़न क्या हो सकता है, देखो मेनली इसका रीज़न ये रहता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि इसका रीज़न ये है कि कई स्टूडेंट जो 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर अगर देखा जाए, देखो मैं एक छोटा सा आपको आंकड़ा बताता हूँ कि CGL 2019 जब मैं सेलेक्ट हुआ तो उसमें जो न्यू कमर स्टूडेंट्स थे या न्यू कमर एस्पिरेंट्स थे, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि जो पहली बार अपना एग्ज़ाम दे रहे थे वो बहुत कम परसेंटेज था, और जो पहले से एग्ज़ाम दे चुके हैं या पहले क्लियर कर चुके हैं एग्ज़ाम को या किसी डिपार्टमेंट में जो काम कर रहे हैं उनका परसेंटेज ज़्यादा था। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि 70% बच्चे वो थे जो सिलेक्ट हुए, वो पहले भी किसी ना किसी डिपार्टमेंट, किसी ना किसी सरकारी डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, और 30% बच्चे ऐसे थे जो न्यू कमर थे। तो देखो जो पहले से तैयारी कर रहे हो, जो पहले से सेलेक्टेड हो, उनका जो है अगर पहले देखें हम Tier 2 में जो हमारे पास आता था वो मैथ्स और इंग्लिश आता था। मैथ्स और इंग्लिश एक स्पेसिफिक
सब्जेक्ट है, इनकी तैयारी जो है वो कुछ हद तक की जाती है, ठीक है। मैथ्स और इंग्लिश की तैयारी कुछ हद तक की जाती है। तो एक बार जब बंदा तैयारी कर लेता है ना, तो वो कितनी बार मर्जी उसका एग्जाम दे सकता है। तो उसको मैथ्स और इंग्लिश जो है रिवाइज ही करनी पड़ती है। अब यहाँ पे जो है रीजनिंग और जीए डालने की वजह से क्या होगा, देखो जनरल अवेयरनेस डालने की वजह से क्या होगा कि बंदे को अवेयर रहना पड़ेगा, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या कि उस बंदे को जनरल अवेयरनेस के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, जैसे करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे, जीएस पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और रीजनिंग का भी अगर लेवल अच्छा हो गया, देखो अगर रीजनिंग का लेवल अच्छा हो जाता है तो उससे क्या होगा, उससे बेनिफिट ये होगा कि जो रीजनिंग है वो भी थोड़ा सा कंपटीशन क्रिएट करेगी, ठीक है। तो अब बच्चे को ये नहीं होगा, मतलब जो पहले एस्पिरेंट्स होते थे वो करके अपनी तैयारी बैठ जाते थे, अब ऐसा नहीं होगा, अब उनको तैयारी लगातार करती रहनी पड़े करेगी। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से जो पैटर्न वो है चेंज किया, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे देखा जा सकता है कि अगर इस बार टीयर 2 का पैटर्न चेंज हुआ है, और अगर देखा जाए कि एक बार टीयर 2 का पैटर्न चेंज हो गया, जैसे पहले बोलते थे कि सीईटी का अगर एग्जाम आता है तो प्री जो है वो सबका सेम होगा, मतलब सीईटी जो है वो बैंक, एसएससी, रेलवे तीनों एग्जाम के लिए होगा, प्री सबके लिए सेम होगा, और मेंस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन कराती रहेगी। जैसे मेंस बैंक ने कराना होगा तो बैंक अपना मेंस करा लेगा, एसएससी अपना मेंस करा लेगा, और रेलवे अपना मेंस करा लेगा। पर अब आप देखो कि आपका टीयर 1 चेंज हुआ है सिर्फ, मतलब सॉरी टीयर 1 वैसे का वैसा है, टीयर 2 चेंज हुआ है। क्या पता नेक्स्ट टाइम ऐसा हो कि टीयर 1 भी बिल्कुल बैंकिंग के पैटर्न पे कर दे, तो टीयर 1 आपका बिल्कुल सेम हो जाएगा। और टीयर 2 आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टीयर 2 में जो मैथ्स और इंग्लिश का सिलेबस है वही सिलेबस है जो पहले टीयर 2 में पूछा जाता था, मतलब वो पैटर्न तो सेम हो गया, मतलब जो टीयर 2 का पैटर्न है वो तो बैंकिंग के हिसाब से सेम हो गया, पर सिलेबस जो है वो अभी भी एसएससी वाला ही है। तो ऐसा होने का चांस है कि सीईटी 2023 में आ ही जाए, ठीक है। अभी जो है इन्होंने बेस बनाया, मतलब वो बोलते हैं ना कि अभी जो है नींव रखी है, अब जो पत्थर खड़े कर करके, मतलब पत्थर लगा लगा के जब दीवार बनाएंगे, तो मेरा मानना ऐसा कि सीईटी जो है उसकी नींव रखी जा चुकी है, और जो दीवार है वो 2023 तक बन जाएगी। अभी की बार क्या किया इन्होंने, टीयर 2 का पैटर्न चेंज किया है और सिलेबस सेम रखा टीयर 2 में मैथ्स और इंग्लिश का। पर नेक्स्ट टाइम ऐसा हो सकता है कि टीयर 1 का पैटर्न भी बिल्कुल चेंज कर दें, बैंकिंग के हिसाब से कर दें, और बैंकिंग के हिसाब से फिर एसएससी का भी पैटर्न हो जाएगा, रेलवे का भी वही कर देंगे। तो सीईटी में भी नेक्स्ट टाइम पॉसिबल है, मेरा मानना ऐसा है। यानी या फिर ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम ना पॉसिबल हो तो उससे नेक्स्ट टाइम हो जाए, ठीक है ना। तो सीईटी के हिसाब से भी आप लोग तैयार रहें, और मेरी सलाह तो ये रहेगी आप लोगों को क्या कि आप रीजनिंग जो है जब टीयर 2 के लिए प्रिपेयर करें तो आप बैंकिंग का टच रखें अपने साथ। मतलब जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो इस बार सिलेक्शन की उम्मीद कर रहे थे, मेरी सलाह उनको यह है कि मैथमेटिक्स इंग्लिश आपकी हो गई। जनरल अवेयरनेस में आप क्या करें, अभी तक मैं सजेस्ट करता था कि आप लोग अपना मतलब वीकली करंट अफेयर्स कर लिया करें किसी भी टीचर के, मतलब 75 एक वीक के क्वेश्चंस अगर किए हों, मंथली 300 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन किए हों, तो वो बहुत रहेंगे आप सबके लिए एक साल के। पर अब मैं ये कहना चाहूँगा, मेरी सलाह ये रहेगी कि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आप लोग, मतलब जिसमें कि करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा पार्ट रहने वाला है, मेरा मानना है कि 25 में से 12 से 13 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो करंट अफेयर आप डेली बेसिस पे कर लें, मतलब डेली के करंट अफेयर्स आप करें, जो कि 20-25 कोई भी टीचर कराता है, कोई भी अच्छा टीचर आपको कराए 20-25 डेली के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, आप डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चन करें, ठीक है। तो महीने के 600 क्वेश्चन बनेंगे, साल के कितने बनेंगे आपके पास 7200 क्वेश्चन बनेंगे। तो एक साल के आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करें, और रीजनिंग को आप बैंक का टच लेते चले अपने साथ, मतलब रीजनिंग बैंक के हिसाब से थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करना अपना शुरू कर दें। और डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेरा ऐसा मानना है पर्टिकुलरली कि आपका जो है अब की बार कट ऑफ बहुत डाउन जाने वाला है, क्योंकि नया पैटर्न है, इसलिए कट ऑफ डाउन जाएगा। और सिलेक्शन जो भी अच्छी से तैयारी कर रहा है काफ़ी टाइम से, उसका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ बड़ा डाउन जाने वाला है, और सबका कट ऑफ जो है एक जैसा ही रहने वाला है, क्योंकि सबके लिए पैटर्न चेंज हो रहा है आपकी बार, ठीक है। और गवर्नमेंट ने भी देखो कितनी अच्छी चीज़ की है, यहाँ पे पैटर्न चेंज कर दिया, सीजीएल का टीयर 2 का पैटर्न चेंज कर दिया, और वैकेंसीज भी ज़्यादा दे दी अब की बार, 20,000 वैकेंसीज दे दी, ताकि कोई चिल्लाए ना कि भाई हमारा पैटर्न क्यों चेंज किया, या ये रिफॉर्म लाने की क्या ज़रूरत थी, हम तो तैयारी कर चुके थे, ठीक है ना। और 2024 में इलेक्शन भी है, तो इस बार वैकेंसीज आना एक्सपेक्टेड था। 2023 में भी भर भर के वैकेंसीज आएंगी, 2024 में इलेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद देखेंगे वैकेंसीज कितनी आएंगी, ठीक है ना। तो सबको पता है कि क्या कुछ चलता है ऊपर वाली कोर्ट में, मतलब ऊपर वाले लोगों के बीच में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही।
और ये लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल हो जाएंगे, आप लोग ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेना, ताकि जो भी यहाँ पे पढ़ाता हूँ उसके नोट्स का पीडीएफ डाल देता हूँ। फेसबुक पेज है आपके पास, आप लोग ज्वाइन कर लें। जो भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन हमें टाइम टू टाइम मिलती रहती है वो सारी टाइम टू टाइम अपलोड होती रहती है टेलीग्राम और फेसबुक दोनों पर। यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर देना, ताकि यहाँ पे मैं फ्री मैथमेटिक्स का कोर्स आपको करा रहा हूँ, और अर्थमेटिक और एडवांस दोनों मैथमेटिक्स आपको कराऊंगा। मैं प्रोबेबिलिटी भी ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। मेनली फोकस रहेगा सभी एसएससी एग्जाम्स में, पर सीजीएल प्री और मेंस में सबसे ज़्यादा फोकस करते चलेंगे हम लोग, ठीक है ना। और उसके बाद प्रीवियस ईयर सेट तो मैं आपको करा ही रहा हूँ। 2019 और 2020 के सीपीओ सीएचएसएल सीजीएल के क्वेश्चन कराए थे। 2021 में अभी तक सीजीएल और सीएचएसएल के इस मंथ के एंड तक हो जाएंगे। पर एसएससी जो भी एग्जाम पूछेगा 2021 से, उस एग्जाम में जो भी मैथ्स का क्वेश्चन आएगा वो सारे क्वेश्चन आपको इस चैनल पर देखने को मिलने वाले हैं। कोई इंक्वायरी हो, ईमेल आईडी है मेरे पास, मतलब आपके पास मेरी और व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये कंटेंट अभी तक मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, ठीक है। और आप लोग एक बार जो भी सीरियस एस्पिरेंट है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा, आप लोग जाकर ज़रूर देखें। कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ आपसे कभी मिस ना हो। वीडियो को लाइक कर देना अगर मेरी बताई चीज़ें आपके समझ आई हो तो। सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड रिलेटिव नोन जो भी आपका तैयारी कर रहा हो। कमेंट कर देना अपने प्रीशियस रिव्यू, फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहें। थैंक यू।